हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 50 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 8 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 50 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए परीक्षा में अब आपके 10 से 12 दिन यहाँ पे बचा है, तो 10 से 12 दिन में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से करा दी जाएगी इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और एक वीडियो डेली आएगा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। और कब आएगा, क्लास कब होगा, तो रोज़ सुबह 6 बजे होगा। तो रोज़ सुबह 6 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़ के अपना क्लास कर लीजिएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है, तो काली मिट्टी का है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो जो काली मिट्टी है ये कपास के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। तो ये आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि टेक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर भी, कि टेक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है। ए ऑप्शन है मलेरिया में, बी ऑप्शन है एड्स में, सी ऑप्शन है कैंसर में, डी ऑप्शन है टीबी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टेक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है, तो कैंसर में किया जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ए ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, बी ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी, सी ऑप्शन है पीली मिट्टी, डी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है तारापुर में, बी ऑप्शन है कलपक्कम में, सी ऑप्शन है नरोरा में, डी ऑप्शन है कैगा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो ये तारापुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तारापुर कहाँ है, तो तारापुर महाराष्ट्र में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई। ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है भारत में। तो विश्व में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहां हुई, तो चीन में हुई, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए पेपर का आविष्कार कहां पे हुआ था, कागज का आविष्कार, तो कागज का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था। ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन है हीरा का, सी ऑप्शन है कोयला का, डी ऑप्शन है चांदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था, तो कोयले का निर्माण हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला होता है, तो झारखंड में कोयला सबसे अधिक
अधिक होता है। और एक प्रश्न कोयला से और पूछा जाता है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और प्रश्न एक ये भी पूछता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है, तो ये आपको याद रखना है। और सबसे जो बेकार किस्म का कोयला होता है वो पीट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन है 1953 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहां स्थित है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहां स्थित है। ए ऑप्शन है जमालपुर में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है छपरा में, डी ऑप्शन है गोंडा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहां स्थित है, तो जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि खाद कारखाना कहां स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खाद कारखाना कहां स्थित है। ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है बरौनी में, डी ऑप्शन है जमशेदपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाद कारखाना कहां है, तो खाद कारखाना बरौनी में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ए ऑप्शन है मल्टीमीटर से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है सुनामी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल से मापी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको 50 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 8 मार्च का आपको पेपर होगा, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो से हूबहू लड़ेगा। और आपके तैयारी में मात्र अब 10 से 12 दिन शायद बचे हैं यहाँ पे परीक्षा होने के लिए। तो इस 10 से 12 दिन में आपको 10 से 12 वीडियो आपको मिलेगा। अगर इस 10 से 12 वीडियो को आप लोग पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। जैसे सामाजिक विज्ञान का पूरा प्रश्न हमारे वीडियो से लड़ा था, ये भी लड़ेगा 100%। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करना है। और वो जो फर्स्ट सीटिंग में 100 क्वेश्चन पूछा था और सेकंड सीटिंग में 100 क्वेश्चन पूछा था, वो अब पूछने वाला नहीं है। उसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ देगा, बाकी सब अब नया क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैनल पे तैयारी करवाया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल से तैयारी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए इस चैनल से तैयारी करने के लिए, क्योंकि उन लोगों का भी तैयारी करना बहुत ही जरूरी है जिनका एग्जाम कैंसिल हो गया फर्स्ट सीटिंग का। तो जिनका भी 19 फरवरी को शायद फर्स्ट सीटिंग का सामाजिक विज्ञान का कैंसिल हुआ था, तो ये 8 मार्च को होने वाला है। तो 8 मार्च के लिए आप लोग तैयारी आज से ही कर दीजिए। और क्लास कब होता है, तो डेली यहाँ पे 6 बजे सुबह में यहाँ पे क्लास होगा। डेली एक वीडियो आपको मिलेगा और जब मतलब 5 दिन पहले से आपको 2-2 वीडियो मिलने लगेंगे, काफी महत्वपूर्ण, एक सुबह में एक शाम में। तो आप लोग अगर बोलिएगा कि सर शाम में भी करवाइए, तो हम शाम में भी करवाने लगेंगे। लेकिन आपको तैयारी काफी अच्छा करना है। पूरा 100 मिनट से आपको 80 नंबर का होगा, 20 नंबर का तो प्रैक्टिकल हो गया है। तो 80 में से आपको पूरा 80 लाके यहाँ पे दिखाना है। आपका पेपर कैंसिल हुआ है, फिर भी आपको 80 में से 80 आपको लाना है। बस आप लोग हमसे पढ़ लीजिए, 80 में से 80 आएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है, इसे आपको याद रखना है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है राजस्थान से, बी ऑप्शन है दिल्ली से, सी ऑप्शन है तमिलनाडु से, डी ऑप्शन है बिहार से। यहाँ पे हम चारों ऑप्शन इसीलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं लाइव चैट में, उससे आपका यहाँ पे ऑप्शन जल्दी यहाँ पे आपको पकड़ में आए और आपका रिवाइज हो। जितने बार आप लोग ऑप्शन यहाँ पे टिक कीजिएगा, ऑप्शन हमारे पास भेजिएगा, उतना आपको यहाँ पे याद होगा। अगर यहाँ पे देखिए इसका आंसर है, यहाँ पे देखिए सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो राजस्थान से हुई। तो आपको पता है कि इसका आंसर राजस्थान से हुई। अगर आप लोग 4-5 बार इसका कॉमेंट कर देते हैं आंसर, तो आपको याद हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे आपको ऑप्शन पढ़ के बता रहे हैं ताकि
ताकि आपको 4-5 सेकंड का समय मिले और आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को 4-5 बार आप कमेंट में भरिए, हम हमारे पास भेजिए। हम यहाँ पे सभी का कमेंट देख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे 4-5 बार जब ऑप्शन आप लोग यहाँ पे हमारे पास भेजिएगा तो आपको याद हो जाएगा और आपको याद करने का भी यहाँ पे कोशिश नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, आप लोगों को यहाँ पे याद भी होते चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। जब तक हम यहाँ पे 4 ऑप्शन पढ़ेंगे आपको कुछ समय मिलेगा, उतने समय में आप इसका आंसर क्या कर दीजिएगा, हमारे पास भेज दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अपना ये बिहार है इसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। ए ऑप्शन है 1975 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1985 में, डी ऑप्शन है 1990 में। ये मत समझिएगा कि ये सभी प्रश्न आसान है, इजी है, ये सब नहीं आएंगे, बिल्कुल यही सब प्रश्न आएगा। आपको इतनी अच्छी तैयारी करवा दी जाएगी कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उसमें आपको 80 में से 40 बनाना होगा, तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। बस आप हम लोग पे भरोसा रखिए, हम पे, और बस आपका तैयारी हम बहुत ही अच्छी तरीके से करवा देंगे। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ, तो ये 1985 ईस्वी में लागू हुआ। और दल बदल जो कानून है वो किस पे लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो शिवहर का सबसे कम है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है, तो पटना का, यहाँ पे देखिए पटना का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है और शिवहर का सबसे कम है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है, दोनों में से कोई एक अब की बार जो 8 तारीख का परीक्षा होगा उसमें पूछेगा ही पूछेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी ऑप्शन है प्रशा का चांसलर, सी ऑप्शन है फ्रांस का चांसलर, डी ऑप्शन है रूस का जार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था, तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लास्ट में हम आपको काफी अच्छी बात बताने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए हम प्रश्न पढ़ दें और डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे तो आपको अभी तो याद रह जाएगा, लेकिन आपके दिमाग पे जोर नहीं डलेगा, और जब आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक वो आपको याद नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। जब तक हम 4 इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसका सही जवाब होगा, और आप हमें कमेंट करिएगा। अगर ऐसे आप लोग इसमें से अपने से आंसर ढूंढ लीजिएगा तो ऐसे बहुत ही तेजी से बहुत ही याद होता है। तो आप लोग सबसे पहले हम यहाँ पे 4 आंसर पढ़ेंगे, आप लोग उससे क्या कीजिएगा, उससे पहले आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। और सभी बच्चों का हम यहाँ पे कमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोलघर कहाँ है, तो गोलघर पटना में है, और पटना कहाँ है, बिहार में है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो जो लखनऊ समझौता हुआ था ये 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर, और ये प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा 8 तारीखों की। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है। ए ऑप्शन है जेम्स, बी ऑप्शन है जॉन के, सी ऑप्शन है क्रॉम्पटन, डी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, तो हेम्फ्री डेवी है, इन्हें आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मात्र आप लोग आपका 30 मिनट लेंगे और 30 मिनट में हम आपको 50 प्रश्न बताएंगे और पूरा डिटेल में बताया जाएगा आपको, और मात्र 30 मिनट आप हमें दे दीजिए अपना, और आपके लिए हम काफी मेहनत करेंगे और आपको काफी अच्छी अच्छी बातें इसमें बताएंगे वीडियो में। तो आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और काफी डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। बस आपका 30 मिनट यहाँ पे चाहिए हमको। यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न की रूसो कहाँ के दार्शनिक था, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो जो रूसो था वो फ्रांस का दार्शनिक था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न की भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ए ऑप्शन है 1945, बी ऑप्शन है 1947, सी ऑप्शन है 1946, डी ऑप्शन है 1948। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1946 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है बांग्लादेश में, डी ऑप्शन है ब्रिटेन में। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में बस एक ही यहाँ पे दल है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, और 25 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सेवा, यहाँ पे देखिए गैर सरकारी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट है। ए ऑप्शन है सैन्य सेवा, तो यहाँ पे देखिए जो सैन्य सेवा होता है, जो सैनिक लोग होते हैं वे सरकारी होते हैं, इससे सरकार पैसा देती है, तो ये सैन्य जो सेवा हुआ ये सरकारी हुआ। ये देखिए वित्त सेवा, वित्त सेवा भी क्या है, सरकारी है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं मॉल सेवा, जो मॉल होता है जिससे हम लोग शॉपिंग करते हैं, ये क्या होता है, प्राइवेट होता है, ये किसी निजी आदमी का होता है, ये सरकारी नहीं होता है मॉल। तो यहाँ पे देखिए मॉल जो होता है वो गैर सरकारी होता है, यानी प्राइवेट होता है। और रेल सेवा क्या है, तो ये भी रेल सेवा सरकारी है, लेकिन यहाँ पे देखिए मॉल सेवा है जो गैर सरकारी है, यानी प्राइवेट है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। निम्न में से कौन अनवीकरणीय स्रोत है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अनवीकरणीय स्रोत है। ए ऑप्शन है सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन है पवन, सी ऑप्शन है लकड़ी, डी ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो यहाँ पे देखिए अनवीकरणीय किसे कहते हैं, वो प्राकृतिक पे है, लेकिन आने वाले समय में वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे पदार्थ आने वाले समय में खत्म हो जाएगा उसे हम लोग अनवीकरणीय कहेंगे, और उसे हम लोग पुनः बना नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा जो है ये पृथ्वी के साथ ही खत्म होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। जो पवन है यानी जो हवा है ये भी पृथ्वी के साथ ही खत्म होगा। और यहाँ पे देखिए लकड़ी जो है, लकड़ी आज यहाँ पे देखिए लकड़ी का गाछ है, एक खत्म हो गया, फिर हम दूसरा यहाँ पे पेड़ उगा लेंगे, उससे भी लकड़ी हो जाएगा, तो ये भी खत्म नहीं होगा। लेकिन जो हमारा पेट्रोलियम है तो इसकी जो यहाँ पे देखिए जो क्षमता है ये सीमित है, आने वाले समय में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब एक बार पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो उसे हम लोग नहीं बना सकते, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनवीकरणीय हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा, पवन और लकड़ी ये क्या है, यहाँ पे नवीकरणीय है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए कि बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है लौह अयस्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है। तो बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो
लौह अयस्क निकाला जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर की, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है धार्मिक, सी ऑप्शन है सांप्रदायिक, डी ऑप्शन है क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, और ये प्रश्न 8 मार्च को जरूर पूछा जाएगा, तो इसे आपको याद रखना है। तो हुआ हुआ आंदोलन ये किस प्रकृति का था, तो ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर कि चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पहला स्थान किसका है, तो चीन का है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, तो ये आपको याद रखना है। और चावल किस मिट्टी पे सबसे अधिक होती है, तो जलोढ़ मिट्टी पे सबसे अधिक होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है। ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है भारत। तो सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत में होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है हरित क्रांति, बी ऑप्शन है श्वेत क्रांति, सी ऑप्शन है पीली क्रांति, डी ऑप्शन है लाल क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। तो दूध के उत्पादन में लाई गई जो क्रांति है वो कौन सी क्रांति है, तो वो है यहाँ पे देखिए श्वेत क्रांति, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है कावेरी नदी पर। तो नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न, सुनामी किस स्थान पर आता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है जंगल में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है भूमि पे, डी ऑप्शन है आकाश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो जो सुनामी होता है वो समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। जब समुद्र की तली में भूकंप आता है तभी सुनामी आता है। और सुनामी क्या है, तो एक समुद्री लहर है, वो भी खतरनाक यहाँ पे देखिए समुद्री लहर है, तो इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, बी ऑप्शन है लाला हरदयाल, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था। तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि रंगपा विद्रोह, यहाँ पे देखिए रंगपा विद्रोह कब हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1917 में, सी ऑप्शन है 1918 में, डी ऑप्शन है 1919 में। 36 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता था, तो किसानों पर लागू होता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर।
39 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है पेड़ बचाने से, बी ऑप्शन है नदी बचाने से, सी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, डी ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। तो पेड़ बचाने से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। तो सुंदरलाल बहुगुणा है, तो इन्हें भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ए ऑप्शन है जल्दी से, बी ऑप्शन है देर से, सी ऑप्शन है अति शीघ्र, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र में फैसले देर से लिए जाते हैं क्योंकि इसकी बहुत ही लंबी चौड़ी न्यायिक व्यवस्था है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 8 मार्च को पूछेगा कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो यहाँ पे देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। ए ऑप्शन है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर की भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है। तो 18 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो ए ऑप्शन है हुंडई, ये विदेशी ब्रांड है। यहाँ पे देखिए टाटा, जो टाटा की गाड़ियां होती हैं वो इंडियन है यानी देसी ब्रांड है। टोयोटा ये भी विदेशी है। और यहाँ पे देखिए फोर्ड, ये भी क्या है, विदेशी है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन विदेशी ब्रांड नहीं है यानी कौन देसी है। तो इसमें टाटा की जो कंपनी की गाड़ी आती है वो क्या होती है, ये इंडियन है यानी ये देसी है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो कर्नाटक है, इसे आपको याद रखना है। कर्नाटक में सबसे अधिक लौह होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पत्थर के औजार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर की सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में है, इसे आपको याद रखना है। एक सुंदरवन और एक ये कांजीरंगा, दोनों ही आप लोग याद रखिए। दोनों में से एक कोई प्रश्न 8 मार्च को यहाँ पे जो आपका पेपर होगा उसमें पूछा जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर
50 नंबर प्रश्न कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए ऑप्शन है मुद्रा, बी ऑप्शन है खेती, सी ऑप्शन है जमीन के कागज, डी ऑप्शन है मालगुजारी के रसीद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आप लोग 1-2 मिनट आप लोग वेट कीजिए, उसके बाद क्लास यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हमारा बात सुन लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम आपको 50 प्रश्न करवा चुके हैं। अब इसमें से आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है तो सबसे पहले आप लोग एक नोट बनाइए और नोट में जो भी प्रश्न, मान लीजिए कि 50 में से यहाँ पे 45 आपको याद है तो 45 का आपका रिवीजन हो गया, 5 का यहाँ पे आपको याद नहीं है। तो इस 5 प्रश्न को आपको क्या करना है, मान लीजिए ये प्रश्न का आंसर नहीं याद है तो इसे आपको क्या करना है कि ऐसे आपके जो नोटबुक आप लिए हैं उसमें ये प्रश्न लिखिए और ये 3 आंसर आपको नहीं लिखना है, जो गलत वाला है वो नहीं लिखना है। बस यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और यहाँ पे लिख दीजिए कि मुद्रा है। तो बस यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि 5 जो इसमें से नहीं याद है उसे आप लोग को लिखना है और बस आपको एक जहां भी रहिए आप लोग एक बार रिवीजन करते रहिए। और यहाँ पे देखिए आपके परीक्षा में मात्र यहाँ पे देखिए 10 से 12 दिन है शायद आपके परीक्षा में, तो 10 से 12 दिन में आपको काफी अच्छी तरीके से आपकी तैयारी करा दी जाएगी। बस आपको क्या करना है कि जो हम आपको वीडियो बताते हैं उसमें से आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है तो उसे आप लोगों को याद करने का कोशिश करना है और याद भी आप लोग कर लीजिएगा। जब आप लोग याद कर लीजिएगा तो ये हमारा गारंटी है आपका एक भी प्रश्न वहां पे नहीं छूटेगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं जिनका परीक्षा है उनसे एक बार आप लोग बोल दीजिए कि आस्क क्लास यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे तैयारी शुरू कर दिया गया है कि 8 मार्च का जो पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का उसका यहाँ पे स्टडी करवाया जा रहा है काफी अच्छी तरीके से। आप लोग तो बता दीजिए ताकि और भी बच्चे यहाँ पे पढ़ सकें। और आप लोग को क्या करना है कि डेली यहाँ पे 6 बजे सुबह में आप लोग जुड़ जाइएगा, क्लास चलेगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा और आप लोग एक भी क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। और आपको 10 से 12 क्लास देखना है तो 10 से 12 पार्ट आएगा सामाजिक विज्ञान का। और आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर 50 प्रश्न हम आपको करवाते हैं तो 50 प्रश्न आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आप लोग 50 प्रश्न देखिएगा और 50 प्रश्न का आपका रिवीजन होगा। और रिवीजन काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ज्यादा टाइम इधर उधर घूमने में न बिताइएगा क्योंकि आपका परीक्षा 8 मार्च को, तो आप लोग 8 मार्च के यहाँ पे तैयारी कीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। जैसे हम लोग परीक्षा के पहले डेली एक होमवर्क प्रश्न हम आपको देते थे और उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते थे, तो इसका भी जवाब आप लोग दीजिएगा। ये हमारी बहुत ही अच्छा लगता है जब हम आपको होमवर्क प्रश्न देते हैं और आप लोग काफी अच्छा इसमें सही सही जवाब देते हैं, तो वो भी काफी अच्छा लगता है हमें। तो आप लोग हमें जरूर इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पे हम प्रश्न पढ़ देते हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, और ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और वीडियो में आप लोग बताइएगा कि सर वीडियो कैसा है, अच्छा है या अच्छा नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी आप लोग बताइएगा। और इसमें आपको किस तरीके से इसमें आपको पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम भी उसका यहाँ पे विचार करें। और आपका सभी लोगों का यहाँ पे कमेंट देखा जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको और क्या पढ़ना है, किस विषय पे ज्यादा आपको फोकस करना है, वो आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मात्र 10 से 12 दिन यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग सामाजिक विज्ञान में मास्टर हो जाइएगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।